नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय प्रमाण पत्र कार्यक्रम पोषण एवं बाल देखभाल में सर्टिफिकेट सीएनसीसी 2 बाल निगरानी सेवा का प्रबंधन खंड 2 बाल विकास 1 वर्ष की आयु में इकाई 7 शारीरिक क्रियात्मक और संवेदात्मक विकास 7.1 प्रस्तावना। पिछली इकाई में आपने गर्भ के विकास, जन्म प्रक्रिया और गर्भवती स्त्री की देखभाल के बारे में पढ़ा। इस इकाई में हम जन्मोपरांत प्रथम वर्ष में शिशु के शारीरिक, क्रियात्मक एवं संवेदात्मक क्षेत्रों में विकास को अपनी चर्चा का विषय बनाएंगे। इसके साथ ही साथ हम संक्षेप में यह भी पढ़ेंगे कि नवजात शिशु और छोटे बच्चों की देखभाल किस प्रकार की जानी चाहिए। उच्छे इस इकाई को पढ़ने के बाद आप टाइम्स नवजात शिशुओं की संवेदात्मक और क्रियात्मक योग्यताओं का वर्णन कर सकेंगे। टाइम्स जन्मोपरांत प्रथम वर्ष में शारीरिक विकास के महत्वपूर्ण पक्षों का वर्णन कर सकेंगे। टाइम्स जन्मोपरांत प्रथम वर्ष में क्रियात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में बता सकेंगे। टाइम्स जन्मोपरांत प्रथम वर्ष में संवेदात्मक विकास का वर्णन कर सकेंगे। टाइम्स परिपक्वता और पारिवेशिक कारकों की परस्पर अंतःक्रिया से शारीरिक और क्रियात्मक विकास किस प्रकार प्रभावित होता है, इसका वर्णन कर सकेंगे और शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित अनुरक्षण के विभिन्न प्रकारों के बारे में बता सकेंगे। 7.2 नवजात शिशु। नवजात शिशु नियोनेट शब्द का प्रयोग 1 महीने की आयु के शिशु के लिए की जाता है। जब बालिका जन्म लेती है, उसे एक ऐसे परिवेश में समायोजन करना पड़ता है जो कि माँ के गर्भाशय से बहुत भिन्न होता है। गर्भाशय में गर्भ आरामदायक स्थिति में और संरक्षित होता है। गर्भाशय में तापमान नियंत्रित रहता है और गर्भ को ठंड या गर्मी का एहसास नहीं हो पाता। गर्भाशय में जो तरल पदार्थ होता है वह गर्भ को शारीरिक झटकों से बचाता है और उसे संरक्षित रखता है। माँ से गर्भ को आहार भी मिलता रहता है। गर्भाशय के आरामदायक जीवन की अपेक्षा बालिका को गर्भाशय से बाहर आने पर वातावरण असुविधाजनक लगता है। वह जिस वातावरण में प्रवेश करती है वह गर्म या सर्द, शुष्क या आर्द्र हो सकता है। उसे अब रोकर सूचित करना पड़ता है कि वह भूखी है या गीली है और असुविधा महसूस कर रही है। हालांकि माँ प्रायः शिशु के रोने का कारण जान जाती है, परंतु हो सकता है कि वह समझने में भूल कर रही हो। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जन्मोपरांत नवजात शिशुओं को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं प्रयास करने पड़ते हैं और वयस्कों पर और प्रायः माता पर पूरी तरह से आश्रित होते हैं। परंतु जैसा कि आप आगे पढ़ेंगे, नवजात शिशु में अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई योग्यताएं भी हैं। 7 फरवरी 2001 प्रारंभिक कुछ घंटे। समय पर जन्मे शिशु का औसतन भार लगभग 2.8 किलोग्राम होता है। नवजात शिशु की त्वचा प्रायः मोम के जैसी सफेद परत से ढकी होती है। जन्मोपरांत शीघ्र ही यह परत सूखकर झड़ने लगती है। नवजात शिशु की त्वचा का रंग सलेटी या हल्का गुलाबी होता है और हो सकता है कि त्वचा कोमल, बारीक बालों से ढकी हो जो कि पहले महीने के दौरान स्वयं ही झड़ जाते हैं। नवजात शिशु का सिर उसके बाकी शरीर की तुलना में बड़ा होता है। संभव है कि प्रसव के कारण वह कुछ दब जाए और लंबा नजर आए, परंतु जन्म के कुछ सप्ताह बाद सिर पुनः सही आकार में आ जाता है। लड़कों और लड़कियों दोनों में ही जनन अंग आकार में कुछ बढ़े हुए दिखते हैं। जैसे ही शिशु का जन्म होता है, वे रोते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे सांस अंदर खींचते हैं और जिससे श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। कभी-कभी जब शिशु जन्म के बाद नहीं रोते तो उन्हें रुलाने के लिए उनकी पीठ थपथपानी भी पड़ती है। इस प्रकार
गर्भाशय से बाहर आने के बाद वे सांस लेना प्रारंभ कर देते हैं। जन्म के समय नवजात शिशु के फेफड़ों में कुछ तरल पदार्थ होता है, जिसको फेफड़ों में से निकलने में लगभग 1 या 2 दिन लग जाते हैं। इस कारण शुरू में शिशु की श्वसन क्रिया अनियमित और अस्वाभाविक होती है। कई बार माताएं यह सोचकर चिंतित हो जाती हैं कि इस प्रकार की श्वसन क्रिया किसी बीमारी की सूचक है, परंतु ऐसा नहीं है। पहले 2-3 दिन के लिए सांस का इस प्रकार चलना सामान्य क्रिया है, यह किसी बीमारी का सूचक नहीं है। खांसने, छींकने और उबासी लेने से श्वसनली माफ होती है और शिशु का जीवित रहना संभव होता है। जन्म के बाद शिशु को मैह द्वारा भोजन लेना पड़ता है। शिशु के निचले जबड़े और गालों की बनावट ऐसी होती है जो उसे चूसने में सहायक होती है। उसकी ठोड़ी और निचले होठ का झुकाव अंदर की तरफ होता है और गालों में वसा की तह होती है। मुंह की यह बनावट उन्हें स्तनपान करते समय सांस लेने में भी मदद करती है। नवजात शिशु द्वारा निष्कासित प्रथम मल गहरे रंग का और चिपचिपा होता है, क्योंकि उसमें आंतड़ियों की निर्जीव कोशिकाएं, श्लेष्मा, द्रव और गर्भाशय में गर्भ द्वारा निगले हुए पदार्थ होते हैं। नवजात शिशु के शारीरिक तंत्र अभी इतने विकसित नहीं होते कि वह शिशु के शारीरिक तापमान को नियंत्रित कर उसके शरीर को वातावरण के अनुकूल पर्याप्त ऊष्मा प्रदान कर सकें। इसी प्रकार शरीर को वातावरण के अनुकूल ठंडा करने में भी शिशु के शारीरिक तंत्र अभी असमर्थ होते हैं। इसलिए हमें मौसम को ध्यान में रखते हुए शिशु की देखभाल करनी चाहिए। जन्म के प्रथम दिन से ही नवजात शिशु को स्तनपान कराना चाहिए। यह दूध के प्रवाह सिक्रीशन में मदद करता है और इससे मां के स्तनों में दग्ध स्रवण जारी रहता है। शिशु के जन्म के पश्चात प्रथम 2 या 3 दिनों तक मां का दूध गाढ़ा और पीले रंग का होता है। इस दूध को कोलोस्ट्रम या नवग्ध कहते हैं। इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होते हैं और कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो कि शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बनाते हैं। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि नवजात शिशु को यह दूध दिया जाए। यह देखा गया है कि कई बार माता और शिशु को जन्म के एकदम बाद अलग कर दिया जाता है ताकि मां पुनः शक्ति प्राप्त कर सके। तथापि शोध द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि जन्म के बाद जितनी जल्दी हो सके शिशु का माता के समीप होना महत्वपूर्ण है। जब माता नवजात शिशु को उठाती है, उसे स्तनपान कराती है, उसकी ओर देखती है, उसे निहारती है और सहलाती है, तो वह खुशी और प्यार की भावनाएं अनुभव करती है और शिशु तथा माता के बीच एक स्नेहमयी संबंध विकसित होता है। इस प्रारंभिक शारीरिक संपर्क से शिशु में भी सुरक्षा की भावना आ जाती है, जो कि उसके सामाजिक भावनात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आप आगे की इकाइयों में पढ़ेंगे। 7.2 नवजात शिशु की योग्यताएं। यद्यपि ऐसा आभास होता है कि नवजात शिशु असहाय है, वास्तव में ऐसा नहीं है। धारणाओं के विपरीत उसमें बहुत योग्यताएं होती हैं। शिशु अनेक सुविकसित, संविदात्मक और क्रियात्मक योग्यताओं के साथ जन्म लेते हैं, जो उन्हें नए वातावरण को जानने, समझने और उसमें समायोजन करने में मदद करती है। आइए अब इन क्रियात्मक और संवादात्मक योग्यताओं के बारे में पढ़ें। क्रियात्मक योग्यताएं। आइए पहले हम नवजात शिशु की क्रियात्मक योग्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नवजात शिशु पीठ या पेट के बल लिटाए जाने पर अपने सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ मोड़ सकते हैं। जब उन्हें पेट के बल लिटाया जाता है, तब वे थोड़ी देर के लिए अपना सिर उठा भी सकते हैं। पीठ के बल लेटे हुए वे अपनी बाहों और पैरों को चुस्ती से हिलाते हैं। ये क्रियाएं उन्हें रजाई या चादर के नीचे दबने से बचने में मदद करती है। जन्म के समय शिशु सहज प्रतिक्रियाएं
रिफ्लेक्सेस दर्शाते हैं। सहज प्रतिक्रियाएं किसी खास घटना या प्रेरक के उत्तर रिस्पॉन्स में अपने आप होने वाली शारीरिक गतिविधियां होती है। दूसरे शब्दों में ये शारीरिक क्रियाएं अनैच्छिक होती हैं। उदाहरणतः अगर आप नवजात शिशु के मुंह के कोने को छुए या सहलाएं तो उनका सिर उसी दिशा की ओर मुड़ जाता है जिस दिशा से आपने सहलाया था। फिर वे अपने होंठ खोलते हैं और अपनी जीभ बाहर निकालकर उस वस्तु को जिससे उनके होठों को छुआ गया था मुंह में लेने और चूसने का प्रयत्न करते हैं। इस सहज क्रिया को रूटिंग सहज प्रतिक्रिया रूटिंग रिफ्लेक्स भी कहा जाता है। अनुसंधानों से यह पता चला है कि शिशु गर्भ में भी ऐसी सहज प्रतिक्रिया दिखाते हैं और जन्म के 3 महीने बाद यह सहज प्रतिक्रिया स्वयं में समाप्त हो जाती है। नवजात शिशु के जीवित रहने के लिए यह सहज प्रतिक्रिया आवश्यक है क्योंकि यह शिशु को स्तन या बोतल मुंह में लेने में मदद करती है। दूसरी सहज प्रतिक्रिया जो आहार ग्रहण करने से संबंध रखती है और शिशु के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है वह है सकिंग की सहज प्रतिक्रिया सकिंग रिफ्लेक्स। जब उनके मुंह में कोई वस्तु दी जाती है तो वे उसे चूसते हैं। यह सहज प्रतिक्रिया जन्म के कुछ समय बाद लुप्त हो जाती है। तथापि जब शिशु नींद में होते हैं तब यह सहज प्रतिक्रिया 7वें महीने तक भी देखी जा सकती है। जब हम कहते हैं कि रूटिंग और सकिंग की सहज प्रतिक्रियाएं जन्म के कुछ समय बाद लुप्त हो जाती हैं, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि शिशु अब चूसना बंद कर देते हैं। इससे यह तात्पर्य है कि चूसने की यह सहज प्रतिक्रिया सहज न रहकर अब शिशु की इच्छा पर आधारित हो जाती है। दूसरे शब्दों में वह शिशु के स्वैच्छिक नियंत्रण वॉलंटरी कंट्रोल में आ जाती है। यह सभी सहज प्रतिक्रियाएं नवजात शिशु को अपने वातावरण में समायोजन करने और जीवित रहने में सहायक होती है। कुछ सहज प्रतिक्रियाएं केवल थोड़ी अवधि के लिए ही देखी जाती है, कुछ अन्य पूरे जीवन काल तक रहती हैं, जैसे आंखों के समीप किसी वस्तु के आने पर आंखों का अपने आप झपकना या गर्म वस्तु के छूने पर हाथों का अपने आप से पीछे हट जाना। तालिका 7 क में स्वस्थ नवजात शिशु में देखी जाने वाली कुछ सहज प्रतिक्रियाओं का वर्णन है। निर्धारित उम्र में यदि ये सहज प्रतिक्रियाएं दृष्टिगत नहीं होती या समयोपरांत भी यह क्रियाएं बनी रहती हैं, तो यह स्नायु तंत्र में किसी बीमारी या कमजोरी का सूचक है। ऐसी स्थिति में शिशु की डॉक्टरी जांच करवाना आवश्यक है। तालिका 7 क नवजात शिशु की कुछ तह प्रतिक्रियाएं सहज प्रतिक्रिया विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। संवेदी योग्यताएं नवजात शिशु में विभिन्न विधि योग्यताएं होती है। इस क्षेत्र में हुए अनुसंधानों से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि जन्म से ही आंखें, कान और अन्य ज्ञानेंद्रियां उल्लेखनीय ढंग से कार्य करती है। नवजात शिशु स्पर्श के प्रति गर्म और शीत यानी ताप के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं और कुछ ध्वनियों, स्वादों और गंधों में अंतर कर सकते हैं। आइए अब हम शिशु की इन क्षमताओं के बारे में विस्तार से पढ़ें। दृष्टि जन्म के समय दृष्टि सर्वाधिक विकसित इंद्रिय होती है। नवजात शिशुओं की आंखें प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। अगर वे किसी अंधेरे स्थान में हो तो उनकी आंखें प्रकाश को खोजती हैं और ऐसे में यदि उन्हें प्रकाश का उद्गम अर्थात जहां से प्रकाश आ रहा है वह स्रोत दिखाई दे जाए तो वे लगातार उसी ओर देखते रहते हैं। परंतु प्रकाश में चमक होनी चाहिए। इससे यह विदित होता है कि शिशु रोशनी और अंधेरे में भेद कर सकते हैं। जन्म के तुरंत बाद शिशु किसी गतिशील वस्तु की ओर आकर्षित होते हैं और निगाहों से उसका पीछा कर सकते हैं, लेकिन यह वस्तु चमकीली होनी चाहिए और धीमी गति से हिलनी चाहिए। नवजात शिशु उन वस्तुओं की ओर आकर्षित होते हैं
जो गतिशील हों, ध्वनि उत्पन्न करती हों और जिनमें हल्के और गहरे रंग का विरोधी संयोजन हो। मानव चेहरे में ये सभी विशेषताएं होती है और वह नवजात शिशु को अत्यंत आकर्षित करता है। शिशु के साथ अंतःक्रिया करते हुए पालनकर्ता के नेत्र और मुख प्रायः हिलते हैं। साथ ही उसके नेत्रों में हल्के और गहरे का विरोधी संयोजन होता है। वास्तव में नवजात शिशु अपने आसपास के वातावरण का निरंतर ध्यानपूर्वक निरीक्षण करते रहते हैं और जब उन्हें कोई वस्तु नजर आती है तो उसको बहुत ध्यानपूर्वक देखते हैं। इस प्रकार शिशु में आसपास देखने और संसार को परखने की क्षमता होती है। यह जरूरी नहीं है कि शिशु होता है। इस दूध को कोलोस्ट्रम या नवग्ध कहते हैं। इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होते हैं जो शरीर को बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। जो कुछ भी देखे उसे समझे भी, परंतु इस प्रकार वह देखने की क्रिया से अपने अनुभवों में वृद्धि करते हैं जो कि भविष्य में उन्हें सीखने में मदद करेगी। जो वस्तुएं और लोग शिशु की आंखों से 8 से 10 इंच की दूरी पर होते हैं, शिशु उन्हें अच्छी तरह देख सकते हैं। वयस्क जब शिशु को उठाते हैं तो उनके और शिशु के चेहरे की दूरी प्रायः 8 से 10 इंच की ही होती है। इस प्रकार इन अंतःक्रियाओं के दौरान शिशु पालनकर्ता का चेहरा स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और ऐसे में उन्हें पालनकर्ता के चेहरे को पहचानने का अवसर मिलता है। इसी तरह शिशु अपने आसपास के लोगों को पहचानना सीखते हैं। ऐसी अंतःक्रिया में पालनकर्ता और शिशु का एक दूसरे को ध्यानपूर्वक देखना दोनों के मध्य भावात्मक संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण होता है। श्रवण शक्ति जन्म के समय से ही ध्वनि के प्रति शिशु अनुक्रिया दिखाते हैं। इसका प्रमाण है कि जिस दिशा से आवाज आ रही होती है वे उसी दिशा में अपने सिर को घुमा लेते हैं, किंतु उनकी सुनने की यह क्षमता 1 वर्षीय शिशु की क्षमता के समान नहीं होती। वे कुछ सीमित ऊंची आवाजें ही सुन पाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें शिशु पर अलग अलग प्रभाव डालती है। ऊंची आवाज से शिशु चौंक जाते हैं और कभी-कभी परेशान होकर रोने भी लगते हैं। धीमी आवाजें उन्हें सुखद लगती हैं। अन्य आवाजों की अपेक्षा मनुष्य की आवाज के प्रति वे अधिक अनुक्रिया दिखाते हैं और ऐसा देखा गया है कि नीचे स्वरमान वाली आवाजों, जो कि अधिकतर नर की होती है, की तुलना में ऊंचे स्वरमान की आवाजें, जो कि अधिकतर नारी की होती है, के प्रति अधिक अनुक्रिया दिखाते हैं। नवजात शिशु अन्य आवाजों की तुलना में मनुष्य की आवाज को अधिक पसंद करते हैं। यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि जन्म के 12 घंटे बाद ही शिशु पालनकर्ता की बोलने की लय के अनुसार अपनी बाहें, पैर और शरीर को हिलाते हैं। अगर पालनकर्ता के बोलने की गति तेज है तो नवजात शिशु की गतिविधियां भी तेज हो जाती है। अगर पालनकर्ता के बोलने की गति धीमी हो जाए तो शिशु की गतिविधियां भी उसी के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। यद्यपि शिशु को आसपास के चेहरों में से अपनी मां का चेहरा पहचानने में 3 महीने लगते हैं, वे जन्म से ही दूसरी स्त्रियों की आवाजों में से अपनी मां की आवाज को पहचान लेते हैं। संभवतः इसका कारण यह है कि शिशु गर्भाशय में ही मां की आवाज सुन सकते हैं और उससे परिचित हो चुके होते हैं। स्वाद, गंध और स्पर्श स्वाद और गंध की इंद्रियां भी नवजात शिशु में सविकसित होती है। नवजात शिशु 4 मूल स्वाद मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा में अंतर कर लेते हैं। अनुसंधानों से पता चलता है कि नवजात शिशुओं को अन्य स्वाद की अपेक्षा मीठी चीजें अधिक पसंद होती हैं, क्योंकि वे सादे पानी की बोतल की अपेक्षा उस निप्पल को अधिक
चसते हैं, जिससे उन्हें मीठा पानी मिलता है। नमकीन पानी दिए जाने पर वे चसना कम कर देते हैं। जहाँ तक संगने की ज्ञानेंद्रिय का सवाल है, जन्म के पहले दिन से ही शिशु किसी भी प्रकार की दुर्गंध आने पर अपना सिर दूसरी ओर मोड़ लेते हैं। जिन शिशुओं को स्तनपान कराया जाता है, वे पहले हफ्ते में ही माता के स्तन की गंध पहचानने लगते हैं। नवजात शिशु शरीर के किसी भी भाग के छुए जाने पर अनुक्रिया दिखाते हैं। विशेष रूप से वे मुख, चेहरे, पैर के तलवे और हथेलियों पर स्पर्श के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। नवजात शिशु की दिनचर्या। नवजात शिशु के क्रियात्मक कौशलों और संवेदी योग्यताओं के बारे में जानने के अतिरिक्त हमारे लिए यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि उनकी दिनचर्या कैसी होती है। क्या वे सारे समय केवल सोते हैं या कोई ऐसा भी समय है जब वे सक्रिय और सतर्क होते हैं? ऐसी जानकारी पालनकर्ता को यह जानने में सहायक होगी कि नवजात शिशु से क्या अपेक्षा की जा सकती है ताकि वह उनकी अच्छी देखभाल कर पाएं। नवजात शिशु दिन में लगभग 16 से 18 घंटे सोते हैं और शेष 6 से 8 घंटे जागृत और सक्रिय होते हैं। अगर आपने 1 महीने से कम उम्र के शिशु को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आपने यह पाया होगा कि दिन के अलग-अलग समय में उनकी क्रियाओं का स्तर भिन्न-भिन्न होता है। अधिकांश शिशु गहरी नींद से हल्की नींद में आते हैं और फिर धीरे-धीरे जाग जाते हैं। उनका रोना सूचित करता है कि उन्हें भूख लगी है। भूख शांत होने पर शिशु चुप हो जाते हैं और सक्रिय और सतर्क हो जाते हैं। सतर्क होने पर वे अपने चारों ओर देखते हैं और यदि पालनकर्ता उनके साथ अंतःक्रिया करे तो वे अनक्रिया दिखाते हैं। धीरे धीरे वे दोबारा सुस्त होने लगते हैं और सो जाते हैं। क्रियाओं का यह चक्र लगभग हर 2 घंटे में अपने आप को दोहराता है। पालनकर्ता के लिए इस चक्र का एक महत्वपूर्ण अर्थ यह है कि शिशु के साथ अंतःक्रिया का सबसे उचित समय वह है जब वे दूध पी चुके होते हैं, क्योंकि इस समय शिशु क्रियाशील होते हैं। नवजात शिशुओं में कई सामान्य व्यवहार देखे जा सकते हैं। आपने इनमें से कुछ के बारे में पिछले भागों में पढ़ा है। वे सब ही भूख लगने पर रोते हैं, स्तनपान करते हैं, गतिशील वस्तु का नजरों से पीछा करते हैं और उनकी क्रियाओं का एक विशिष्ट क्रम होता है। तथापि आपको याद रखना चाहिए कि उनके व्यवहार में वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं। क्रियाओं के स्वरूप और गति, सोने और आहार लेने के समय तथा भावात्मक प्रवृत्ति और सामाजिक अंतःक्रियाओं में भी वे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कुछ नवजात शिशु दूसरों की अपेक्षा ज्यादा रोते हैं और उपद्रवी होते हैं। उन्हें शांत करने के लिए पालनकर्ता को उनकी ओर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। कुछ शिशु शांत प्रवृत्ति के होते हैं और अन्यों की तुलना में ज्यादा देर तक सोते हैं और कुछ शिशु अपेक्षाकृत ज्यादा सक्रिय होते हैं। 7.2 3 नवजात शिशु की देखभाल। सभी शिशु एक दूसरे से भिन्न होते हैं और उनको माता-पिता से भिन्न-भिन्न तरह की देखभाल की आवश्यकता होती है। परंतु देखभाल के कुछ पहल सभी बच्चों में सामान्य होते हैं और उन्हें ध्यान में रखना अनिवार्य है। इस भाग में आप इन्हीं पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ तक संभव हो, नवजात शिशु को स्तनपान ही कराना चाहिए। स्तनपान माँ और शिशु के बीच संबंध स्थापित करने का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह बालिका को सुरक्षा और सुखद भावना प्रदान करता है और माँ तथा बालिका में लगाव बढ़ाता है। इस लगाव के विकास के बारे में आप इकाई 10 में विस्तार से पढ़ेंगे। जन्मोपरांत पहले महीने में शिशु थोड़ी मात्रा में ही दूध ग्रहण कर पाते हैं।
अतः जब जब वे भूखे हों और रोए तब तब उन्हें स्तनपान कराना चाहिए। एक दिन में 3 से 4 घंटों के अंतराल में उन्हें 6 से 8 बार स्तनपान कराना चाहिए। प्रथम 3 से 4 महीनों में माता का दूध ही शिशु के लिए पर्याप्त होता है, क्योंकि शरीर की पोषण संबंधी सभी जरूरतें इसी से ही पूरी हो जाती है। शिशु को दिन में बीच बीच में पानी भी देना चाहिए। माँ के दूध की कोटि माँ के स्वास्थ्य और माँ द्वारा खाए जाने वाले भोजन की कोटि पर निर्भर करती है। इसलिए स्तनपान कराने वाली माँ के लिए पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन खाना महत्वपूर्ण है। माँ को शिशु को साफ सुथरा रखना चाहिए, विशेषतः उसकी नाभि के क्षेत्र को, ताकि उसके इस स्थान पर संक्रमण न हो। अगर शिशु को बोतल से दूध पिलाया जाता है तो ऐसे में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। टाइम्स यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिशु को पर्याप्त पोषण मिल रहा है, दूध की गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए। दूध इतना पतला नहीं होना चाहिए कि वह शिशु की पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा न कर सके, न ही वह बहुत गाढ़ा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर शिशु उसे आसानी से पचा नहीं सकेगा। टाइम संक्रमण से बचने के लिए चूसनी और बोतल को साफ और ढक कर रखना चाहिए। टाइम्स दूध पिलाते समय या भोजन कराते समय शिशु के मुख में बोतल मलकर उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, अपितु उसे गोदी में ले, उसके पास बैठ उससे बातें करनी चाहिए। गोदी में लिए जाने से शिशु को स्नेह और सुरक्षा का एहसास होता है। शिशुओं की शारीरिक आवश्यकताओं की ओर ध्यान देने के अलावा पालनकर्ता को उनके साथ समय बिताना चाहिए। शिशु के साथ बातें करने से, उनकी ओर देखने और मुस्कुराने से तथा उन्हें स्पर्श करने से शिशु को पालनकर्ता से परिचित होने में मदद मिलती है। आप जानते ही हैं कि नवजात शिशु आपकी क्रियाओं के उत्तर में बोलते या मुस्कुराते नहीं हैं, परंतु जो उनसे अंतःक्रिया करते हैं, उस व्यक्ति की ओर वे ध्यान देते हैं, वे उसके चेहरे को निहारते हैं और अपने शरीर को हिलाकर उसके प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं। ऐसे अनुभवों से उसकी बुद्धि का विकास होता है। हर क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए जन्म से ही शिशु के साथ अंतःक्रिया करना अनिवार्य है। बोध प्रश्न एक, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत। वाक्यों के सामने दिए गए कोष्ठकों में निशान लगाएं। क, नवजात शिशु शब्द का प्रयोग जन्म से 6 महीने की उम्र के शिशु के लिए किया जाता है। ख, नवजात शिशु असहाय नहीं होते। वे देख, सुन और संग सकते हैं, हाथों तथा पैरों को हिला सकते हैं और अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए रोते हैं। ग, माँ के दूध में शिशु के लिए आवश्यक सभी पौष्टिक तत्व होते हैं। शिशु को स्तनपान कराना माता और शिशु के बीच संबंध स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है। घ, नवजात शिशु 8 से 10 इंच की दूरी तक साफ देख सकते हैं। द, जन्मोपरांत प्रथम हफ्ते से ही नवजात शिशु अपनी माँ और अन्य स्त्रियों की आवाज़ों में भेद कर सकते हैं। च, निर्धारित उम्र में यदि सहज प्रतिक्रियाएं समय पर दृष्टिगत नहीं होती या समयोपरांत यह प्रतिक्रियाएं बनी रहती है, तो यह स्नायु तंत्र में विकार की सूचक है। आप सुन रहे ऑडियो लर्न इग्नू को। 7.3 शिशु जीवन के पहले वर्ष में सभी क्षेत्रों में वृद्धि और विकास तीव्र गति से होता है। सुनने, देखने, संगने, चखने और छने की संवेदात्मक योग्यताएं तेजी से विकसित होती है। इस भाग में आप जीवन के पहले वर्ष में शारीरिक, क्रियात्मक और संवेदात्मक विकास के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। 7.3.1 संवेदात्मक योग्यताएं। पिछले भाग में आपने नवजात शिशु की संवेदात्मक योग्यताओं के बारे में पढ़ा। यही वे साधन हैं जो उन्हें अपने आसपास के वातावरण में शीघ्र समायोजित होने में सहायता करते हैं, परंतु उन्हें इससे कहीं ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता होती है।
उन्हें आवाज की दिशा और दूरी का अनुमान लगाना सीखना है। उन्हें यह भी समझना है कि कोई विशेष आवाज और चेहरा एक ही व्यक्ति का है। उन्हें वस्तुओं के सभी पहलुओं पर ध्यान देते हुए एक जैसी दिखने वाली दो वस्तुओं में भेद करना सीखना होता है। शिशुओं को अनिवार्य वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित करनी होती है। उन्हें आवाजों में भेद करने के योग्य होने के साथ ही बोलना भी सीखना पड़ता है। परिवेश को जानने के लिए बालिका को उसका अन्वेषण करना पड़ेगा। यह सभी ज्ञानेंद्रियों के विकास पर निर्भर करता है। आइए देखें, संवेदात्मक विकास के क्षेत्र में शिशु की प्रथम वर्ष में क्या उपलब्धियां होती हैं। दृष्टि। 2 महीने के शिशु का मस्तिष्क और अधिक विकसित हो जाता है और वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की उसकी योग्यता में सुधार आता है। वे सभी वस्तुओं को, चाहे वे दूर हों या पास, ठीक से देख सकते हैं। इससे वे अपने पास रखे खिलौनों का अवलोकन करने में सफल होते हैं तथा उन्हें पकड़ने का प्रयास करते हैं। काफी दूर पड़ी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने की योग्यता के कारण ही बालिका उन वस्तुओं और व्यक्तियों को पहचान सकती है जो दूरी पर हैं। जब शिशु 2 से 3 महीने के हो जाते हैं तो वे चीजों का अधिक सूक्ष्मता से अवलोकन कर पाते हैं, जो कि उन्हें विभिन्न वस्तुओं के बीच भेद करने में सहायक होता है। उनमें अपरिचित और परिचित वस्तुओं में भेद करने की योग्यता उभरने लगती है। 3 महीने की उम्र के शिशु लोगों के चेहरों में से अपने माता-पिता के चेहरे की पहचान कर सकते हैं। शिशु भिन्न रंगों को भी पहचान पाते हैं। अनुसंधानों से यह ज्ञात हुआ कि 5 से 6 महीने की उम्र के अधिकांश शिशु अपनी माता के चेहरे पर झलकते विभिन्न भावों जैसे उदासी, भय, खुशी, आकुलता या आश्चर्य में भेद कर सकते हैं और उसी के अनुरूप अनुक्रिया दिखाते हैं। उदाहरणतः अगर मां के चेहरे पर व्याकुलता का भाव है, तो शिशु भी भयभीत हो जाते हैं और हो सकता है कि वे रोना भी शुरू कर दें। चेहरे के भावों को पढ़ने की शिशु की यह योग्यता उल्लेखनीय है। इसका आशय है कि शिशु व्यक्ति के चेहरे के भावों का अनुमान लगाते हैं और उनका अर्थ समझते हैं। भावों में भेद करने और लोगों को पहचानने की योग्यता सामाजिक अंतःक्रिया में सहायक होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिशु अपनी दृष्टि संबंधी क्षमता प्रथम वर्ष में ही काफी उच्च कोटि की कर लेते हैं। बालिका की दृष्टि संबंधी योग्यता का विकास सभी कार्यों के हर पहलू के लिए अनिवार्य है। सुनना। आप पढ़ चुके हैं कि नवजात शिशु आवाज की दिशा की ओर उन्मुख होते हैं। जीवन के प्रारंभिक महीनों के दौरान शिशु विभिन्न आवाजों की ओर ध्यान देते हैं और 6 महीने की आयु तक वह प्रायः सही अनुमान लगा सकते हैं कि आवाज किस दिशा से आ रही है। इससे बहुत पहले जबकि वे 1 महीने के होते हैं, विभिन्न आवाजों जैसे घंटी का बजना, दादी माँ का गाना या दरवाजे पर खटखटाहट आदि में भेद कर सकते हैं। शिशु लय के प्रति अनुक्रिया भी दिखाते हैं। लयात्मक ध्वनियाँ जैसे संगीत या घड़ी की टिक टिक उन्हें सुखद लगती है। बहुत जोर की आवाजें सुनकर वे घबरा जाते हैं और अपने हाथ पैर चलाकर और रोकर अनुक्रिया दिखाते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि नवजात शिशु जीवन के प्रथम सप्ताह से ही मां तथा अन्य स्त्रियों की आवाजों के बीच भेद कर सकते हैं। धीरे धीरे शिशु अन्य लोगों की आवाजें भी पहचानना सीख जाते हैं। 6 महीने तक बालिका जान जाती है कि कौन सी आवाज किस व्यक्ति की है। यह बात अनुसंधानों से स्पष्ट है। उदाहरण के तौर पर, जब शिशु माता और पिता दोनों को एक साथ देखती है, लेकिन दोनों में से एक की टेप की हुई आवाज ही सुनती है, तो वह जिसकी आवाज सुनती है, उसकी ओर ही देखती है। 6 महीने के शिशु यह भी समझते हैं कि होठों के हिलने की गति और सुनाई देने वाली आवाज के बीच संबंध होता है। आपने देखा है कि शिशु पैदा होते ही आवाजों के प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं। यह भाषा के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आप इकाई 9 में भाषा संबंधी विकास के इस पहलू के बारे में और अधिक पढ़ेंगे। सूंघना, चखना और छूना। बाल्यावस्था में ये तीनों इंद्रियां आम धारणा के विपरीत सामान्य रूप से कुछ अधिक विकसित होती हैं।
जैसे जैसे बालिका की उम्र बढ़ती है, इंद्रिय संवेदना का ज्ञान भी वैसे वैसे ही विकसित होता जाता है और वह प्रेरकों में भिन्नताओं को ज्यादा बेहतर ढंग से पहचान सकती है। 7.3.2 शारीरिक विकास। एक से दूसरे हफ्ते में आप शिशु में शारीरिक परिवर्तन देख सकते हैं। शिशु की लंबाई और वजन का बढ़ना इसका स्पष्ट प्रमाण है। 1 वर्ष के होने पर शिशु का वजन जन्म के समय के वजन से तिगुना हो जाता है, अर्थात 1 वर्ष के होने पर उसका वजन 8-9 किलो होता है। पहले साल में एक सामान्य शिशु लंबाई में औसतन 10 से 12 इंच बढ़ते हैं। मस्तिष्क की अधिकांश स्नायु कोशिकाएं जन्म से ही होती हैं। पहले वर्ष में इन कोशिकाओं के बीच के संयोजन कनेक्शंस शीघ्रता से विकसित होते हैं और इन संयोजनों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती है। कोशिकाएं आकार में भी बढ़ती है। मस्तिष्क और स्नायु तंत्र में यह परिवर्तन चाहे दृष्टिगत नहीं होते, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है। अतः मस्तिष्क और स्नायु तंत्र के विकास के लिए प्रथम 2 वर्ष निर्णायक होते हैं। पहले वर्ष में शरीर के आकार और अनुपात में पर्याप्त परिवर्तन होते हैं। नवजात शिशु का सिर बड़ा, कंधे कम चौड़े और टांगें छोटी होती हैं। प्रथम वर्ष में जैसे जैसे टॉग और ध बढ़ते हैं, शरीर अधिक संतुलित दिखाता है। जन्म के समय हड्डियां कोमल और लचीली होती हैं और शैशवावस्था में वे सख्त हो जाती हैं और मांसपेशियों का आकार बढ़ता है। इन सभी शारीरिक परिवर्तनों लंबाई, वजन का बढ़ना, मस्तिष्क, स्नायु तंत्र और मांसपेशियों का विकास, हड्डियों का सख्त होना और शरीर के अनुपातों में परिवर्तन के कारण ही क्रियात्मक योग्यताओं का विकास संभव होता है। शारीरिक विकास के परिणामस्वरूप शिशु बैठने, खड़े होने, चलने, वस्तुएं उठाने, उनको पकड़ने और फेंकने के योग्य बनते हैं। आइए अब हम शिशु द्वारा जीवन के प्रथम वर्ष में प्राप्त की गई क्रियात्मक योग्यताओं के बारे में पढ़ें। 7.3 क्रियात्मक विकास। अगर आपको लंबे समय तक शिशुओं का अवलोकन करने का अवसर मिला हो तो आपको क्रियात्मक योग्यताओं के उभरने के क्रम के बारे में कुछ अंदाजा अवश्य होगा। क्रियात्मक कौशलों के विकास की चर्चा 2 वर्गों में की जा सकती है, स्थल और सूक्ष्म। स्थल क्रियात्मक कौशल वह हैं जिनमें शरीर की बेहद स्थल मांसपेशियों जैसे कंधे, कोहनी, कूल्हे और पीठ की मांसपेशियों में समन्वय की आवश्यकता होती है। चलने, भागने, ऊपर चढ़ने, फेंकने, पैर से धकेलने और पकड़ने की क्रियाओं में स्थूल मांसपेशियों का उपयोग होता है। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल वह हैं जिनमें शरीर की छोटी मांसपेशियों जैसे कलाई और अंगुलियों की मांसपेशियां कार्य करती हैं। वस्तुओं को उठाना या पकड़ना, लिखना और पेंटिंग करना ये सभी सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के उदाहरण हैं। क्रियात्मक विकास के क्षेत्र की मूल उपलब्धियां जीवन के पहले 1.5 वर्षों में प्राप्त हो जाती हैं। आइए प्रथम वर्ष में हम स्थूल और सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के विकास के बारे में पढ़ें। प्रथम 3 महीनों में शिशु अपनी पीठ या पेट के बल लेटे हुए अपने हाथ पैर हिला सकते हैं। वे अपने शरीर को एक तरफ से दूसरी तरफ थोड़ा सा मोड़ सकते हैं। टोनिक नेक सहज प्रक्रिया के कारण शिशु अधिकतर उस दिशा में देखते हैं जिस दिशा में उनकी बाहें फैली होती हैं। वे सिर के ठीक ऊपर लटकी वस्तुओं को नहीं देख सकते क्योंकि अभी वे अपने सिर को केंद्रीय अक्ष में स्थिर नहीं रख पाते। तीसरे महीने तक बालिका पेट के बल लेटी हुई अपना सिर और छाती ऊपर उठा सकती है। वह कुछ देर के लिए अपने सिर को एक मुद्रा में रख पाती है। जैसे जैसे 3 महीने के बाद टोनिक नेक सहज प्रतिक्रिया धीमी होती जाती है, शिशु पीठ के बल लेटे हुए अपना सिर मध्य में टिका सकते हैं और अपने ठीक ऊपर टंगी वस्तुओं को देख सकते हैं। अब वे अपनी बाहें और पैर ज्यादा तेजी से हिला सकते हैं और वस्तुओं को पकड़ने की कोशिश करते हैं। यद्यपि शिशु अभी वस्तु को पकड़ तो नहीं पाते, वे वस्तु को पकड़ने की कोशिश में उसे जोर से हाथ मारते हैं। खिलौनों को शिशु की पहुंच में रखना चाहिए। कभी कभी शिशु वस्तु को पकड़ने के प्रयास में उसे छू भी लेते हैं। किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए आवश्यक है
कि आँखों और हाथ के बीच तालमेल हो ताकि जहाँ वस्तु दिखाई दे रही है, हाथ ठीक उसी जगह पहुँचे। शिशु उस वस्तु तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, जिसे वे देख रहे होते हैं, और कभी-कभी उसे छू भी लेते हैं। यह उनकी आँखों और हाथ के बीच बढ़ते तालमेल को दर्शाता है। हालांकि शिशु वस्तु तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, परंतु अभी उसे वे अपने हाथ में पकड़ नहीं पाते। किसी वस्तु को पकड़ने के लिए शिशु को हाथ की मांसपेशियों, सूक्ष्म मांसपेशियों का प्रयोग करना पड़ता है, और वस्तु तक पहुँचने में कंधे और कोहनी की मांसपेशियों, स्थूल मांसपेशियों की क्रिया की आवश्यकता होती है। केंद्र से बाहर की ओर शारीरिक विकास के मल सिद्धांत को ध्यान में रखें तो हम कह सकते हैं कि शिशु किसी वस्तु को पकड़ने के लिए हाथ की मांसपेशियों का प्रयोग करना बाद में सीखते हैं। क्या आप कुछ ऐसी स्थूल क्रियाएं बता सकते हैं जो शिशु चौथे से छठे महीने में सीखते हैं? इस दौरान शिशु पेट से पीठ के बल पलटने लगते हैं और थोड़े दिनों के बाद पीठ से पेट के बल पलट सकते हैं। इस समय मां को शिशु को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वे पलटी खाते हुए पलंग से नीचे गिर भी सकते हैं। 5 से 6 महीने की बैठी हुई बालिका को हाथ से पकड़कर जब खड़ा किया जाता है, तो वह अपना भार तो संभाल लेती है, परंतु खड़े रहने के लिए उसे सहारे की जरूरत पड़ती है। 6 महीने की होते होते वह सहारे के साथ बैठ सकती है। अगले महीने तक उसे बैठने के लिए सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब वह अपनी भुजाओं का समन्वय अधिक अच्छी तरह से कर लेती है और सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल प्राप्त कर लेती है। अब वह वस्तुओं को हाथ में पकड़ने लगती है। इस समय शिशु एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ते हैं और दोनों को चूसने के लिए मुंह तक ले जाते हैं। वे हाथ में पकड़ी किसी वस्तु को भी इसी तरह मुंह के पास ले जाते हैं। कुछ समय बाद वे अपनी मुट्ठी को खोलना, पकड़ी हुई वस्तु को गिराना और दी जा रही वस्तु को हाथ में लेना सीख जाते हैं। इससे शिशु और पालनकर्ता के बीच अंतःक्रिया बढ़ती है। वह अब ऐसे खेल खेल सकती है जिनमें वस्तुओं का देना और लेना होता है। 6 महीने में जब वह इस कौशल में दक्ष हो जाती है, तो वह वस्तु को एक हाथ से दूसरे हाथ में रख पहले हाथ से अन्य कोई वस्तु उठा सकती है। यह उसकी अंगुलियों की मांसपेशियों के बढ़ते नियंत्रण को दर्शाता है। वह अब पकड़ी हुई वस्तु को हिला भी सकती है। आधा झनझने जैसे खिलौने अब उसे आनंददायक लगते हैं। वह उनको हिलाकर उसकी आवाज का आनंद लेती है। 6 महीने के होने पर सामान्यतः शिशु स्वयं उठकर बैठ सकते हैं। जब वे लेटे हुए होते हैं, तो अपने कूल्हों पर हिलना शुरू कर देते हैं और अपने आसपास की वस्तुओं तक पहुंचने के लिए बाहों और पैरों को बड़े वेग से हिलाते हैं। 7 से 9 महीने के बीच शिशु अपने हाथों और घुटनों के बल चलना शुरू करते हैं। इसके पश्चात वे किसी वस्तु को पकड़कर अपने आप खड़े हो जाते हैं। कभी-कभी जिस वस्तु के सहारे वे खड़े होते हैं, उसे वे एकदम से छोड़ देते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति उन्हें पकड़े तो 8 माह के शिशु थोड़े समय के लिए स्थिर खड़े हो सकते हैं। कुछ सप्ताह पश्चात वे अपने घुटनों को मोड़ और कमर को झुकाकर जमीन को छू सकते हैं। 1 वर्ष के पश्चात किसी का हाथ पकड़कर वे आसानी से चल सकते हैं। कुछ शिशु 1 वर्ष के अंत तक बिना किसी सहारे के स्वयं ही चल सकते हैं। हालांकि अधिकांश शिशुओं के लिए 13 से 15 माह की आयु में ही ऐसा करना संभव हो पाता है। 7 से 12 माह की अवधि में सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों का भी विकास होता है। शिशु की पकड़ और मजबूत हो जाती है। 7 माह के शिशु अपनी अंगुलियों से छोटी वस्तुएं झुककर पकड़ने की कोशिश तो करते हैं, परंतु अभी उन्हें उठा नहीं पाते। इसके लिए अंगूठे और तर्जनी अंगुली के बीच तालमेल की आवश्यकता होती है। वस्तुओं को पकड़ने का यह सामर्थ्य 8वें महीने तक जाकर विकसित होता है और शिशु कटोरी से कुछ उठाकर स्वयं खाने की कोशिश करते हैं। वे हाथ में पकड़ी वस्तु को उल्टाते पुल्टाते भी हैं। 9 से 12 माह के शिशु एक हाथ में वस्तु को पकड़कर दूसरे हाथ से उसके साथ खेलते हैं।
1 वर्ष के शिशु चीजों को फेंक सकते हैं। यह उनकी मांसपेशियों के बढ़ते हुए समन्वय को दर्शाता है। स्थूल और सूक्ष्म क्रियाओं के कौशल का विकास उन्हें अपने परिवेश का अन्वेषण करने में सहायक होता है। हानिकारक या टने वाली वस्तुओं को अब शिशु की पहुंच के बाहर रखना चाहिए। जिसे क्रम में स्थूल और सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल विकसित होते हैं, हमारी खेल क्रियाएं उसी क्रम पर आधारित होनी चाहिए। शारीरिक और क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने वाली खेल क्रियाओं के बारे में आप इकाई 11 में पढ़ेंगे। 7.3.4 शारीरिक, क्रियात्मक और संवेदात्मक विकास की महत्ता। शारीरिक, क्रियात्मक और संवेदात्मक विकास किस प्रकार शिशु की सहायता करते हैं? प्रथमतः, क्रियात्मक कौशलों के बढ़ने, तीव्र शारीरिक विकास और शानेंद्रियों की संवेदन क्षमता में वृद्धि से शिशु की क्रियाओं के क्षेत्र में वृद्धि होती है। वे अब ज्यादा स्वतंत्रता से मनचाही क्रियाएं तथा नई नई क्रियाएं और अधिक कर सकते हैं। वे वस्तुओं तक पहुंच सकते हैं, इनके साथ कई तरीकों से कुशलतापूर्वक क्रियाएं कर सकते हैं और लोगों का अपने पास आने का इंतजार करने की बजाय उनके पास स्वयं जा सकते हैं। तीव्रता से विकसित होती बुद्धि उन्हें आसपास की घटनाओं को समझने और उनसे सीखने में सहायता करती है। आपने अक्सर देखा होगा कि शिशु नया खिलौना पाकर उसे मां को दिखाते हैं। संभवतः मां उस खिलौने के बारे में शिशु से बात करे। इस प्रकार शिशु सीखते हैं, अपनी आसपास की चीजों के प्रति धारणा बनाते हैं और भाषा की ओर ध्यान देते हैं। वित्तीय, जैसे जैसे शिशु नए कौशल सीखते हैं, उनकी अपने बारे में सकारात्मक भावनाएं विकसित होती हैं। वे जानने लगते हैं कि वे बहुत से काम कर सकते हैं और कुछ क्रियाओं का स्वयं नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरणतः, वे जानते हैं कि वे दूर पड़ी वस्तु के पास पहुंच सकते हैं, उसे उठा सकते हैं और उसके साथ खेल सकते हैं। इन छोटी छोटी घटनाओं से आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना उभरती है। स्वयं सोचने की क्षमता की नींव इसी अवस्था में पड़ती है। तृतीय, शिशुओं के शारीरिक, क्रियात्मक और संवेदात्मक कौशलों में परिवर्तन व्यक्तियों से उनकी पारस्परिक अंतःक्रिया को भी प्रभावित करता है। 7.4 परिपक्वता और परिवेश का शारीरिक, संवेदात्मक और क्रियात्मक विकास पर प्रभाव। आपने इकाई 3 में विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों के बारे में पढ़ा था। क्या आपको वह चर्चा याद है? आपने पढ़ा था कि आनुवांशिकता अर्थात जैविक और परिवेश की अंतःक्रिया विकास को प्रभावित करती है। आइए इस पर संक्षेप में पुनः चर्चा करें। शारीरिक, क्रियात्मक और संवेदात्मक विकास काफी हद तक परिपक्वता अर्थात जैविक कारक पर आधारित होता है। आप जानते हैं कि शारीरिक लक्षण जैसे कि कद, वजन और बच्चे की शक्ल काफी हद तक आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होते हैं। कुछ हद तक पारिवेशिक कारक भी उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। शिशुओं के शारीरिक गठन में भिन्नताएं होती हैं, जो कि जन्मजात होती है। आप यह भी जानते हैं कि बालिका जब तक जैविक रूप से तैयार नहीं होती वह क्रियात्मक कौशल अर्जित नहीं कर सकती और इस कारण क्रियात्मक विकास का एक सार्वभौम स्वरूप होता है। शरीर के किसी भी भाग के परिपक्व होने की अवधि जीन्स द्वारा नियंत्रित होती है। तथापि आप यह भी जानते हैं कि क्रियात्मक कौशल के विकास में अभ्यास के अवसर, परिवेशी कारक भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे जैसे मांसपेशियों, हड्डियों और स्नायुओं का विकास होता है, शिशु भिन्न क्रियाओं का अभ्यास करते हैं और इससे शारीरिक वृद्धि में सहायता मिलती है। इकाई 11 में संवेदात्मक और क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाली खेल क्रियाओं की चर्चा की जाएगी। बच्चे का आहार और जिस प्रकार की देखभाल, परिवेश कारक उसे मिलती है, वह भी उसके शारीरिक और क्रियात्मक विकास को प्रभावित करती हैं। 7.5 शिशु की देखभाल। इकाई 4 में आपने पढ़ा है कि स्नेह, परिपोषण और प्रेरण की आवश्यकताओं की पूर्ति करना शिशु के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है।
इस खंड की इकाई 10 और 11 में आप पालनकर्ता और शिशु के बीच भावनात्मक संबंध के बारे में पढ़ेंगे और पालनकर्ता किस प्रकार शिशु को प्रेरित करने के लिए अनुभव प्रदान कर सकती है, इसके बारे में भी जानेंगे। इस उपभाग में हम वर्णन करेंगे कि शिशु को किस प्रकार की शारीरिक देखभाल की आवश्यकता होती है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शिशु बहुत कोमल होते हैं और जीवन के पहले वर्ष में उन्हें बीमारी जल्दी हो जाती है और रोगों से बचाने के लिए उनकी विशेष देखभाल की जानी चाहिए। उन्हें समुचित आहार की आवश्यकता होती है। उन्हें रोगों से बचाव के टीके लगवाने चाहिए और उनकी वृद्धि की समय समय पर जांच की जानी चाहिए। 7.5 एक आहार। आपने पढ़ा है कि नवजात शिशु एक समय में थोड़ी सी मात्रा में दूध पीते हैं। जैसे जैसे शिशु बड़े होते हैं, वे निगलने और चूसने के बीच बेहतर तालमेल कर पाते हैं। अब वे एक समय पर ज्यादा मात्रा में दूध पी सकते हैं। वे रात भर सोए रहते हैं और दिन में 5 से 6 बार दरिद पीते हैं। 4 महीने के शिशु के लिए केवल दूध पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व प्रदान नहीं करता। अब शिशु को दूध के अतिरिक्त भी कुछ आहार दिया जाना चाहिए, अर्थात इस उम्र में पूरक आहार शुरू कर देना चाहिए। हाँ, पूरक आहार के साथ माँ का दूध या बोतल का दूध भी जारी रखना चाहिए, यद्यपि धीरे धीरे दूध की आवृत्ति कम हो जाएगी। शुरू में शिशु को दिए जाने वाले पूरक आहार तरल होने चाहिए। शिशु को फलों का रस या सब्जियों का सूप दिया जा सकता है। शुरू में फलों के रस को पतला रखना जरूरी है। इसके लिए पानी को उबालकर और ठंडा करके रस में मिलाइए। प्रारंभ में एक समय पर रस के 2 या 3 चम्मच ही देने चाहिए। सब्जियों का सूप बनाने के लिए पानी में नमक डालकर उसमें सब्जियों को उबाल लें और फिर छान लें। आपके पास शिशु को पिलाने के लिए सूप तैयार है। अगर शिशु दिए गए पूरक आहार में से कई खाद्य पदार्थ नहीं ग्रहण करते तो जबरदस्ती न करें। कुछ समय पश्चात उस पदार्थ को खिलाने का पुनः प्रयास करें। धीरे धीरे ही शिशु में विभिन्न आहारों का स्वाद विकसित होगा। 6 से 8 महीने की उम्र के बीच शिशु को अर्धठोस आहार अर्थात दलिया दिया जा सकता है। अब वे हल्का भोजन जैसे उबली और मसली हुई सब्जियां और फल आसानी से पचा सकते हैं। उन्हें कीमा, मसली हुई मछली या कम उबले अंडे जैसे आहार दिए जा सकते हैं। शिशु को अनाज या दालों का दूध में बना दलिया दिया जा सकता है। दलिए को पौष्टिक बनाने के लिए उसमें मसली हरी सब्जियां और फल भी मिलाए जा सकते हैं। दिन में कम से कम 3-4 बार शिशु को पूरक आहार दिया जाना चाहिए। शिशु को मां का दूध 12 से 15 महीने की उम्र तक दिया जा सकता है। इसी समय शिशु दांत निकालने भी शुरू कर देते हैं। इस समय अगर उन्हें करकरी भोज्य सामग्री जैसे बिस्कुट, गाजर के टुकड़े खाने को दिए जाए तो उन्हें मजा आएगा क्योंकि इससे उनके मसूड़ों का व्यायाम होता है। 8 और 12 महीने के बीच शिशु के पहले 2 दांत निकल आते हैं। 1 वर्ष की उम्र तक अधिकांश बच्चों के 6 से 8 दांत आ जाते हैं। 1 वर्ष के हो जाने पर उन्हें घर में बना हर प्रकार का भोजन अच्छा लगता है। अब वे एक समय पर अधिक मात्रा में भोजन कर सकते हैं। अभी उन्हें चटपटा, मसालेदार और तला हुआ भोजन नहीं दें तो अच्छा है। कुछ बच्चे ठोस भोजन आसानी से ग्रहण कर लेते हैं और कुछ इसके विपरीत होते हैं और खाने में आनाकानी करते हैं। पूरक आहार ग्रहण करने के प्रति बच्चों की रुचियां भिन्न भिन्न होती हैं और पालनकर्ता को प्रत्येक बच्चे की पसंद के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। पूरक आहार आरंभ करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना अनिवार्य है जो निम्नलिखित। आरंभ में भोजन थोड़ी मात्रा में देना चाहिए क्योंकि शिशु अभी ठोस भोजन के आदी नहीं होते हैं। पहले कुछ दिनों में 1 या 2 चम्मच भोजन ही पर्याप्त होता है। जब शिशु का पाचन तंत्र इसके अनुकूल हो जाता है तो धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाई जा सकती है। 1 महीने के अंत तक शिशु को एक समय पर आधी कटोरी के बराबर आहार दे सकते हैं। एक समय पर एक ही भोज्य पदार्थ की शुरुआत करें। जब शिशु इसे
इच्छा से खाने लगे और उसके प्रति अभ्यस्त हो जाए तभी उसे दूसरा नया भोज्य पदार्थ देना चाहिए। शिशु को दिए जाने वाले भोजन न तो अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडे होने चाहिए। शुरू में छिलके वाले फल और सब्जियां, मोटा अनाज और साबुत दालें आदि नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उनमें रेशे की मात्रा अधिक होती है, जिसे शिशु पचा नहीं पाते। भोजन पकाते और खिलाते समय हाथ और बर्तन साफ और स्वच्छ होने चाहिए। भोजन पदार्थ जैसे फल, सब्जी आदि खिलाने से पहले अच्छी तरह धोने चाहिए। भोजन खिलाने का निश्चित समय होना चाहिए, किंतु शिशु की इच्छा न होने पर उसे जबरदस्ती नहीं खिलाना चाहिए। भोजन खिलाने का समय एक ऐसा भी है जबकि पालनकर्ता शिशु के साथ अंतःक्रिया करती है। वह उससे बतियाती है और खेल खेल में ही उसे आहार भी खिलाती है। इस प्रकार की अंतःक्रिया से दोनों के बीच भावात्मक संबंध सड़ होते हैं। इसलिए भोजन कराने और उससे संबोधित क्रियाओं को बालिका के लिए एक सुखद अनुभव बनाना महत्वपूर्ण है। 7.5.2 स्वास्थ्य संबंधी देखभाल और टीकाकरण। हमारे देश में कई शिशु जीवन का पहला वर्ष भी पूरा नहीं कर पाते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके कुछ आम कारण हैं: टिटनेस, सांस नली और जठर तंत्र में संक्रमण। अधिकांश संक्रमणों की रोकथाम टीकाकरण से की जा सकती है। सभी बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, कनपेड़ा आदि बीमारियों से बचने के लिए टीके लगवाने चाहिए। नीचे दी गई तालिका 7 में रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण करवाने की सही उम्र की सूची दी गई है। इस सूची का अनुसरण करने से शिशुओं को कई जानलेवा संक्रमणों से बचाया जा सकता है। तालिका 7 एक उदास स्माइली। टीकाकरण अनुसूची। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। बीमारी के दौरान शिशु के आहार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जहां तक संभव हो, शिशु के भोजन की मात्रा न तो कम करनी चाहिए और न ही उसको भोजन देना बंद करना चाहिए। अगर शिशु छोटे हैं और केवल मां का दूध ही पीते हैं, तो स्तनपान जारी रखना चाहिए। यदि शिशु को पूरक आहार दिया जा रहा है, तो उसे सुपाच्य और दलिया या पिसा हुआ भोजन दिया जाना चाहिए क्योंकि यह आसानी से पच जाता है। आहार पद्धति प्रायः सामान्य ही रहनी चाहिए। एक आम बीमारी, जो उचित देखभाल न करने पर घातक सिद्ध हो सकती है, वह है अतिसार। थोड़ी सी सावधानी बरतने से शिशु इस घातक बीमारी से बच सकते हैं। इस बीमारी में शिशु को पतले दस्त होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप शरीर में पानी, नमक और खनिजों की कमी हो जाती है। इस कारण शरीर में खुश्की, डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण, जल की कमी हो जाता है, जो घातक सिद्ध हो सकता है। बच्चों को घर में ही बना हुआ जीवन रक्षक घोल देकर निर्जलीकरण को बढ़ने से रोका जा सकता है। जीवन रक्षक घोल बनाने के लिए 1 गिलास उबले हुए पानी में 1 चुटकी नमक और 1 बड़ा चम्मच चीनी मिलाएं। यह घोल थोड़ी थोड़ी मात्रा में नियमित अंतराल पर शिशु को दें। 7.5 3 वृद्धि की निगरानी, वृद्धि अनुवीक्षण। यह निश्चित करने के लिए कि शिशु का उम्र के अनुकूल विकास हो रहा है या नहीं, उसकी वृद्धि की समय पर जांच करनी चाहिए। शिशु की वृद्धि सही ढंग से हो रही है या नहीं, अगर इसका पता आरंभिक अवस्था में ही लग जाता है, तो समय पर उपचार किया जा सकता है। वृद्धि की यह निगरानी आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश में अधिकांश बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और वे अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। प्रत्येक तीसरा बच्चा कुछ अंश तक धीमी वृद्धि का शिकार होता है। छोटे बच्चों के लिए अधिकांश कार्यक्रम ऐसे आयोजित करने चाहिए जिससे उनकी वृद्धि की निगरानी हो सके और उनके स्वास्थ्य की जांच इससे संभव हो जाए। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। वृद्धि की निगरानी करने के कई तरीके हैं। वृद्धि का एक अच्छा सूचक है बच्चे का वजन। एक स्वस्थ शिशु का नियमित रूप से वजन बढ़ता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ शिशु का वजन भी बढ़ना चाहिए। अनेक बच्चों का अवलोकन करने पर विशेषज्ञों ने यह स्पष्ट किया है
कि जन्म के बाद हर महीने शिशु का कितना वजन होना चाहिए। किसी भी उम्र में सामान्य से कम वजन बच्चों को कमजोर बनाता है और इस कारण वह संक्रमण का शिकार भी जल्दी ही हो जाते हैं। अतिरिक्त वजन भी बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। विशेषज्ञों ने आय के अनुसार वजन की एक वृद्धि तालिका तैयार की है, जिसमें बताया गया है कि जन्म के पश्चात हर महीने में शिशु का कितना वजन होना चाहिए। इस वृद्धि तालिका के साथ शिशु के वजन की जांच करने से यह पता लगाया जा सकता है कि उसकी वृद्धि मानकों के अनुसार हो रही है या नहीं। यह समझने के लिए कि किस प्रकार वृद्धि चार्ट का प्रयोग किया जाता है, आरेख 7.1 में दी गई वृद्धि चार्ट को देखिए। किसी भी वृद्धि चार्ट में उम्र अक्ष और वजन अक्ष पर कित किया जाता है। किसी भी बच्चे की स्वास्थ्य स्थिति का पता लगाने के लिए उसकी यथार्थ उम्र ले और अक्ष पर उपयुक्त जगह पर चिन्ह लगाए। उदाहरण के लिए, एक 9 माह की बालिका को ले और फिर उसकी उम्र अक्ष पर लगाएं। उसका वजन लेकर इसे अक्ष पर दर्शाएं। मान लीजिए कि उसका वजन 7.5 किलो है। फिर उस बिंदु से, जहां बालिका की उम्र का चिन्ह लगाया है, एक रेखा अक्ष के समांतर खींचे। जिस बिंदु पर बालिका के वजन का निशान लगाया है, वहां से एक रेखा अक्ष के समानांतर खींचे। इन दोनों रेखाओं को तब तक बढ़ाएं जब तक ये मिल न जाएं। जहां ये मिले उस बिंदु को Z कहें। वृद्धि चार्ट पर यह बिंदु Z दर्शाया गया है। आप देखेंगे कि वृद्धि चार्ट पर दो रेखाएं हैं। इन दो रेखाओं के बीच का क्षेत्र सुरक्षित क्षेत्र कहलाता है। अगर Z बिंदु इस क्षेत्र में आता है, तो बालिका स्वस्थ है। अगर Z बिंदु रेखा के नीचे आता है, तो बालिका स्वस्थ नहीं है और उसे वजन बढ़ाने की आवश्यकता है। जब आप हर महीने बच्चे के वजन की जांच कर वृद्धि चार्ट पर लिखेंगे तो आपको बिंदुओं का एक क्रम प्राप्त होगा। इन बिंदुओं को एक रेखा द्वारा मिलाएं और इस रेखा की दिशा देखें। अगर रेखा ऊपर की ओर जाती है, तो इसका तात्पर्य यह है कि हर महीने बच्चे का वजन बढ़ रहा है और उसकी वृद्धि सामान्य है। अगर रेखा सीधी है, तो इसका तात्पर्य है कि बच्चे का वजन बढ़ नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में बच्चे को दिन में 5 से 6 बार पौष्टिक आहार दिया जाना चाहिए। अगर रेखा नीचे की ओर जाती है, तो इसका तात्पर्य यह है कि बच्चे का वजन घट रहा है। यह खतरनाक है और बच्चे को विशेष देखभाल तथा डॉक्टरी सलाह की आवश्यकता है। बोध प्रश्न 3। 1. बताइए कि किस प्रकार आनुवंशिकता और परिवेश शारीरिक और क्रियात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। 2. निम्नलिखित वक्तव्य ध्यान से पढ़िए। कोष्ठक में लिखिए कि कौन सा गलत है और कौन सा सही। 1 से 11 वर्ष की उम्र तक शिशु को स्तनपान कराना चाहिए। जब शिशु 4 से 5 महीने के हो जाएं तो उन्हें पूरक आहार दिया जाना चाहिए। डीपीटी और बीसीजी के टीके और पोलियो की पहली खुराक 5 महीने की उम्र में दी जानी चाहिए। अतिसार के समय निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए बच्चे को उबले पानी में चीनी नमक का घोल मिलाकर दिया जाना चाहिए। 7. 6. सारांश। इस भाग में आपने जीवन के प्रथम वर्ष में शारीरिक, क्रियात्मक और विगात्मक विकास के बारे में पढ़ा। आपने पढ़ा कि किस प्रकार नवजात शिशु अपने वातावरण को अपनाते और अनुकूल बनाते हैं। नवजात शिशु असहाय नहीं होते। उनके पास सुविकसित ज्ञानेंद्रिय योग्यताएं होती है, वे देख, सुन, संग, चख और स्पर्श अनुभव कर सकते हैं। उनके गाल और जबड़े चूसने के लिए विशेष रूप से बने होते हैं। शिशु की सहज प्रतिक्रियाएं उसे जीवित रहने में सहायक होती है। जब वस्तुएं नवजात शिशु के चेहरे से 8 से 10 इंच की दूरी पर होती हैं, तब वे उन्हें स्पष्ट देख सकते हैं। वे जन्मोपरांत प्रथम सप्ताह में ही माता की आवाज पहचानने लगते हैं। जीवन के प्रथम दिन से ही नवजात शिशु को स्तनपान कराना चाहिए, केवल इसलिए ही नहीं कि यह उसकी सभी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करता है,
बल्कि इसलिए भी क्योंकि स्तनपान कराना माँ और बच्चे के बीच भावात्मक संबंध को विकसित करने में सहायक होता है। स्तनपान कराने वाली माता के आहार पर भी जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। 1 महीने के हो जाने तक शिशु अपने वातावरण से समायोजन कर लेते हैं और हर क्षेत्र में ये तीव्र विकास करते हैं। शिशु लंबाई और वजन में बढ़ते हैं। 1 वर्ष के अंत तक शिशु का वजन 8 से 9 किलो हो जाता है और लंबाई 10 से 12 इंच बढ़ जाती है। मस्तिष्क का विकास पहले वर्ष में तीव्र गति से होता है और यह समय स्नायु तंत्र के विकास के लिए निर्णायक होता है। जन्म के समय शिशु का सिर बाकी शरीर के अनुपात में बड़ा होता है। 1 वर्ष के बाद यह अनुपात भी बदल जाता है। पैर और धड़ माप में बढ़ जाते हैं। हड्डियां सख्त होने लगती हैं और मांसपेशियां विकसित हो जाती हैं। ये सभी विकास बच्चों को क्रियात्मक योग्यताएं प्राप्त करने में सहायक होते हैं। पहले वर्ष में शिशु अपने सिर, बाहों और पैरों की गतियों को नियंत्रित करना सीखते हैं और विभिन्न क्रियात्मक योग्यताएं प्राप्त करते हैं। वे पीठ के बल उल्टा होना, बैठना, घुटनों के बल चलना, खड़ा होना और फिर पैरों पर चलना सीखते हैं। वे अपने बाहों और आंखों की क्रियाओं को समन्वित करना सीखते हैं और इस प्रकार वस्तुएं पकड़ना, उन्हें अपने मुंह में लेना, उन्हें एक हाथ से दूसरे हाथ में लेना, वस्तुओं को उठाना और उनसे खेलना सीखते हैं। पहले वर्ष के अंत तक शिशु की संवेदी योग्यताएं भी परिष्कृत हो जाती हैं। वे विभिन्न वस्तुओं के बीच अंतर और मां के चेहरे पर मलकते भाव की पहचान कर पाते हैं। आवाज की दिशा का निर्णय करने की योग्यता भी सुधर जाती है। वे विभिन्न आवाजों में भेद करना सीखते हैं, जो उन्हें भाषा सीखने में मदद करती हैं। शारीरिक, क्रियात्मक और संवेदी योग्यताओं का विकास अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए निर्णायक होता है। शारीरिक और क्रियात्मक विकास काफी हद तक परिपक्वता से निर्धारित होता है। इसके साथ ही क्रियात्मक योग्यताओं का अभ्यास करने के अवसर मिलना भी महत्वपूर्ण है। शारीरिक और क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने में पालनकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उन्हें संवेदी और क्रियात्मक विकास को बढ़ाने के लिए खेल क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए। शिशुओं को नियमित रूप से टीकाकरण कराना चाहिए और उनका विकास नियत अवधि में वृद्धि तालिका द्वारा जांचा जाना चाहिए। जब शिशु 4 महीने के हो जाएं तो उन्हें पूरक भोजन देना आरंभ करना चाहिए। जब तक शिशु 12 से 18 महीने के न हो जाएं, तब तक स्तनपान विशेष तौर पर जारी रखना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।